दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े कंपनी में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो एमएनसी हो या कोई रेप्यूटेटेड आईटी फर्म, तो हम हमेशा ही चाहते हैं कि अपने आप को एक हाईएस्ट पोजीशन में देखें। ये हर किसी का सपना होता है दोस्तों। लेकिन इस पोजीशन में जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स क्रॉस करने होते हैं, कितने सालों का इंतजार करना होता है, आपको कितने नई चीजों को सीखना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे करियर ग्रोथ के लिए दोस्तों। हर कोई चाहता है, चाहे वो आईटी में हो, फिनेंस में हो या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में, हर कोई चाहता है कि एकदम एंट्री लेवल से कंपनी के टॉप मोस्ट पोजीशन में जाए। लेकिन उस टॉप मोस्ट पोजीशन में जाने के लिए आपको बीच में कितने सारे पोजीशंस को अचीव करना होता है, आज हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। शाबाश बेटा। तो हर कंपनी में जैसे एक रोल होता है, वैसे ही टीसीएस जो एक ब्रांड है, जो इंडिया की वेल रिनाउंड कंपनी है, उसी का बीपीएस सेक्टर में मैं डेजिग्नेशन हायरार्की के बारे में डिस्कस करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जो लोग बीपीएस सेक्टर के बारे में नहीं जानते, बीपीएस सेक्टर को लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें। टीसीएस में बीपीएस डोमेन में अगर ये कंसीडर्ड होता है, तो यहाँ पे कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, फर्स्ट लेवल यानी एंट्री लेवल में क्या डेजिग्नेशन है और सबसे हाईएस्ट लेवल में क्या डेजिग्नेशन है, आप किस तरह से एंट्री लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, आप वही हाईएस्ट कौन सा पोजीशन होता है और उस पोजीशन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के जो इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगता है, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। अब आते हैं टीसीएस में बीपीएस डोमेन में कौन कौन से डेजिग्नेशन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है बीपीओएस यानी कि ट्रेनी का डेजिग्नेशन। जब भी आप बीपीएस फील्ड में अगर आप अप्लाई करते हैं या अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो आपको एज ए ट्रेनी ज्वाइन करना होगा कंपनी में। इस बीपीओएस डेजिग्नेशन में आपको इनिशियल एक इंटर्न का जो एक्टिविटीज होते हैं, इनिशियल जो एक्टिविटीज, इनिशियल टास्क या इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आपको फॉलो करने होते हैं। अब आते हैं ये बीपीओएस के बाद कौन सा डेजिग्नेशन होता है। इसके बाद वाला जो डेजिग्नेशन है या इसके ऊपर वाला डेजिग्नेशन है, उसे हम बीपीओ1 यानी कि प्रोसेस एसोसिएट या प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का लेवल कह सकते हैं। ये बीपीओएस के बाद वाला डेजिग्नेशन है। ये इस डेजिग्नेशन में आप एक साल बाद ऑटोमेटिकली प्रोमोटेड हो जाएंगे। इस बीपीओ1 डेजिग्नेशन में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पहले थे उससे ज्यादा होंगे, आपको क्रूशियल एक्टिविटीज दिया जाएगा और इसी डेजिग्नेशन से आप ओवरऑल एक कंफर्म एक तरह का एक्सपोजर आपको मिलेगा। बीपीओ1 के बाद आप अगर प्रोमोटेड होते हैं तो आपका डेजिग्नेशन बीपीओ2 होगा यानी कि सीनियर प्रोसेस एसोसिएट। आपका जो एक्सपीरियंस लेवल वो 2 से 3 साल का मिनिमम होना चाहिए। अब बीपीओ2 लेवल में आप काइंड ऑफ एक सीनियर एसोसिएट की तरह काम करेंगे। आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना हो सकता है, आप एज अ बैकअप ऑफ टीम लीड का काम कर सकते हैं, एज अ बैकअप ऑफ लाइन मैनेजर का काम कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज बीपीओ2 लेवल में किया जाता है और बीपीओ2 के लिए आपको मिनिमम 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीपीओ2 के बाद वाला डेजिग्नेशन है बीपीओ3। इस बीपीओ3 को हम बिजनेस प्रोसेस लीड का रोल कह सकते हैं। इस डेजिग्नेशन में आप काइंड ऑफ एक एंट्री लेवल लीडरशिप में आते हैं, कंसिडर्ड होते हैं।
यहाँ पे आपको टीम लीडर कहा जाता है और यहाँ पे आपको टीम असाइन किया जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है और इस टीम का ओवरऑल एक्टिविटी, इस टीम का SLA या ओवरऑल रिपोर्ट्स, वर्क प्रोग्रेस, ये आपको ऑब्जर्व करना होता है और आपके लाइन मैनेजर्स को ये आप रिपोर्ट शेयर करते हैं और आप अपने टीम के हर एक्टिविटी का अकाउंटेबिलिटी भी देखना BPO3 एसोसिएट की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, BPO3 के ऊपर कौन सा डेजिग्नेशन होता है? इस डेजिग्नेशन को हम कहते हैं BPO4 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर। दोस्तों, इस असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन में आप यहाँ पे जो BPO3 या BPO2, BPO1 के एसोसिएट है, आप उनके एज ए टीम मैनेजर या लाइन मैनेजर के हिसाब से काम करते हैं। आप किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपके अंदर जो टीम लीड है या टीम लीड के अंदर जितने भी एसोसिएट है, उसका वर्क ऑब्जर्वेशन, उस टीम को हैंडल करना, उस टीम लीडर से, पर्टिकुलर टीम से हो सकता है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर है, आपके अंदर 2 टीम लीड या 3 टीम लीड काम कर सकते हैं। उस टीम लीड से आप टीम के प्रोग्रेस के बारे में, वर्क प्रोग्रेस के बारे में आप जान सकते हैं, आप उसका ओवरऑल ब्यौरा कर सकते हैं और इस ओवरऑल एक्टिविटी, ये टास्क का जो ओवरऑल जो रिपोर्ट आपको मिलेगा वो आप हायर लीडरशिप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं BPO4 के बाद कौन सा डेजिग्नेशन आता है। तो दोस्तों, BPO4 के बाद BPO5 यानी कि मैनेजर का रोल आता है। तो यहाँ पे भी आप एज ए लाइन मैनेजर का काम करते हैं। यहाँ पे भी आपके अंदर टीम लीड काम करेंगे, आपके अंदर दूसरे एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट या BPO1 ट्रेनी एसोसिएट जो है, जो टीम लीड के अंदर काम करते हैं, वो टीम लीड को रिपोर्ट करते हैं। टीम लीड या तो असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, हो सकता है वो आपको भी या मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। BPO5 के ऊपर कौन सा डेजिग्नेशन आता है, वो है BPO6 यानी कि सीनियर मैनेजर। BPO6 जो है, ये इस पोजीशन में हम एज ए ग्रुप लीड कह सकते हैं, जो कि मैनेजर्स के लीड के हिसाब से काम करते हैं, उनके लाइन मैनेजर के हिसाब से काम करते हैं। वो सीनियर लीडरशिप्स के साथ एक्टिवली डिस्कस कर, एक्टिवली इन काम को लेकर इन्वॉल्व रहते हैं। अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी एक्टिविटीज या कुछ भी कोई भी चेंजेस हो, कोई भी क्लाइंट रिलेटेड पार्ट या कुछ भी अगर एस्केलेशंस आता है, उन सब चीजों से डील करना या हायर लेवल के जो ऑथराइजेशन चाहिए, इन सब चीजों का डील करते हैं सीनियर मैनेजर। अब बात करते हैं BPO7 के बारे में। तो BPO7 का जो पोजीशन है वो होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का। असिस्टेंट जनरल मैनेजर अ काइंड ऑफ अ बैकअप ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से भी काम कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर के बैकअप का काम कर सकते हैं। ये ग्रुप लीड्स जो है, ग्रुप लीड से प्रोजेक्ट रिलेटेड जो डिटेल्स है वो लेते हैं और वो सीनियर लीडरशिप या क्लाइंट के सीनियर लीडरशिप के साथ डील करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे हायर ग्रुप लीड जो एक्टिविटी करते हैं, उससे भी ज्यादा टास्क या एक्टिविटीज यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर को करना होता है। अब असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद वाला जो पोजीशन है वो होता है एसोसिएट जनरल मैनेजर, जो कि है BPO8। ये एक्चुअली सिमिलर है BPO7 पोजीशन के साथ, लेकिन यहाँ पे वर्क एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पे भी आपको इंटरनल लीडरशिप जो है उनके साथ क्लोजली डील करना होता है। कोई भी यहाँ पे एक नहीं 2-3 प्रोजेक्ट हो सकता है आपको डील करना हो। तो यही सारे एक्टिविटीज BPO8 के अंदर आते हैं। अब आते हैं लास्ट और हाईएस्ट पोजीशन BPS में, वो है जनरल मैनेजर यानी कि BPO9, टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर डोमेन। तो इसको हम BPO9 के अंदर कंसीडर करते हैं। और BPO9 जो जनरल मैनेजर होते हैं वो बहुत सारे एक्टिविटीज जो बहुत कॉन्फिडेंशियल, इवन जनरल मैनेजर के पोजीशन में जो एक्टिविटीज होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से, मतलब ओवरऑल नए प्रोजेक्ट का इनिशिएशन या इंटरनल टीम किस तरह से प्लानिंग करेगी, किस तरह से काम करेगी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो क्रूशियल एक्टिविटीज होते हैं वो जनरल मैनेजर के देखरेख में होते हैं। तो यही सारे एक्टिविटीज BPO9 लेवल में किए जाते हैं और यही सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है दोस्तों। और
इस पोजीशन को अगर आप अचीव करते हैं तो ये पोजीशन में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। आपको बहुत सारे क्लाइंट लोकेशन में जाने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आपको बहुत सारे क्लाइंट के साथ डील करना, कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। हायर लीडरशिप, बहुत सारे डायरेक्टर लेवल के, वीपी लेवल के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आपको बात करने का या कम्युनिकेट करने का मौका मिले। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट को रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन, आपके प्रोजेक्ट का क्या ओवरऑल एक्टिविटी है, किस तरह का रेवेन्यू जनरेट करती है, इस तरह के प्रेजेंटेशन आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखाने का आपको मौका मिला है। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोजर्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों, और इस लेवल में जाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों आज के लिए। आशा करता हूं कि सारे डेजिग्नेशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।